हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके स्टडी कॉर्नर हिंदी। जैसे कि आप जानते हैं, हम कर रहे थे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो अभी आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक इरिगेशन। तो चलिए चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मोस्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ रेन फेड, मतलब जो हमारे भारत में ज़्यादातर जो खेती है उसकी वो सिंचाई पे बारिश के द्वारा की जाने वाली सिंचाई पे ही निर्भर करती है। दैट इज़ द सक्सेस ऑफ द मोस्ट ऑफ द एरियाज इज़ डिपेंडेंट ऑन टाइमली मानसून एंड सफिशिएंट रेन फेड। मतलब कि भारत में कोई भी फसल जब लगाई जाती है तो वो अच्छे से उगेगी या नहीं, ये बात इस बात पे निर्भर करती है कि मानसून सही टाइम पे आए, सफिशिएंट रेनफॉल सही मात्रा में बारिश हो, स्प्रेड थ्रू मोस्ट ऑफ द ग्रोइंग सीजन। और जब फसल के उगने का सीज़न है तो पूरे सीज़न में अच्छे से बारिश होती रहे। हेंस पुअर मानसून कॉज द क्रॉप फेलियर, मतलब अगर मानसून कमज़ोर रहता है, कम बारिश होती है तो जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। एंश्योरिंग दैट द क्रॉप्स गेट वाटर एट द राइट स्टेजेस ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन कैन इंक्रीज द एक्सपेक्टेड यील्ड ऑफ एनी क्रॉप। मतलब इस बात का तय होना कि जो फसल है वो सही समय पे उसे सही मात्रा में फसल के उगते समय उसे अच्छे से पानी मिलेगा, तो इसकी वजह से किसी भी फसल का जो झाड़ है वो अधिक हो सकता है। देयरफॉर मेनी मेजर्स आर यूज्ड टू ब्रिंग मोर एंड मोर एग्रीकल्चरल लैंड अंडर द इरिगेशन। तो इसीलिए हमेशा बहुत सारी कोशिशें की जाती रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो खेती बाड़ी की ज़मीन है उसे सिंचाई के अधीन लाया जा सके। इंडिया हैज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड हाईली वेरिड क्लाइमेट। मतलब भारत जो है वहाँ पे बहुत तरह के पानी के स्रोत बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा तरह के हैं, और वहाँ का मौसम भी हर जगह पे अलग अलग है। अंडर सच कंडीशन सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम्स आर अडॉप्टेड टू सप्लाई वाटर टू द एग्रीकल्चरल लैंड्स। इसीलिए यहाँ पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं जिसके द्वारा कि जो खेती के अधीन ज़मीन है उसे पानी दिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड्स ऑफ द वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल। और ये बात इस बात पे निर्भर करती है कि किस तरह का पानी का स्रोत वहाँ पे अवेलेबल है। दीज इंक्लूड वेल्स, कैनाल्स, रिवर्स एंड टैंक्स। और इनमें हमारे पास कुएँ हैं, नदियाँ हैं, नहरें हैं और टैंक मतलब तालाब हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं कुएँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेल्स, मेनली डग वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। तो दो तरह के कुएँ होते हैं, एक तो जो खोद कर बनाए जाते हैं वो, और दूसरे ट्यूब वेल। इन अ डग वेल द वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द बियरिंग स्ट्रेटा, मतलब जो खुदा हुआ कुआं होता है उसमें जो पानी है ज़मीन के तल से सीधा ऊपर खींच लिया जाता है। द ट्यूब वेल्स कैन टैप द वाटर फ्रॉम द डीपर स्ट्रेटा, लेकिन जो ट्यूब वेल होते हैं वो ज़मीन के बहुत ज़्यादा गहरे से पानी लेकर आते हैं। फ्रॉम दीज वेल्स वाटर इज़ लिफ्टेड आउट बाय पम्प्स फॉर इरीगेशन। और जो ट्यूब वेल्स होते हैं वहाँ से पंपों के द्वारा जो पानी है वो सिंचाई के लिए निकाला जाता है। अब इसके बाद है नहरें। दिस इज़ यूजुअली एन इलेबोरेट एंड एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम। जो नहरें होती हैं ये अक्सर एक बहुत बड़ा सिंचाई का तरीका है। इन दिस सिस्टम कैनाल्स रिसीव वाटर फ्रॉम वन और मोर रेजरवॉयर्स और फ्रॉम द रिवर्स। तो इस केस में जो नहरें होती हैं वो बहुत बड़े तालाबों से, बहुत बड़ी नदियों से या किसी और ज़्यादा पानी वाले स्रोत से पानी लेती हैं। द मेन कैनाल इज़ डिवाइडेड इनटू ब्रांच कैनाल्स। तो जो मुख्य नहर होती है उसे आगे छोटी छोटी नहरों में बांटा जाता है। हैविंग फर्दर डिस्ट्रीब्यूटरीज टू इरीगेट द फील्ड्स। और में आगे और छोटी छोटी नहरें होती हैं जो कि खेतों तक पानी पहुंचाती हैं। रिवर लिफ्ट सिस्टम। अब इसके बाद हमारे पास एक और तरीका है रिवर लिफ्ट सिस्टम। इन द एरियाज वेयर द कैनाल फ्लो इज इनसफिशिएंट और इरेगुलर ड्यू टू इनएडिक्वेट रेजरवॉयर रिलीज। मतलब ऐसी जगहें जहाँ पे जो नहरों में पानी है वो पूरा नहीं पड़ता या कम होता है, क्योंकि जिस स्रोत से वो नहरें आती हैं वहाँ पे पानी कम होता है। द लिफ्ट सिस्टम इज़ मोर रैशनल। तो वहाँ पे ये वाला सिस्टम पानी उठाने वाला लगाया जाता है। वाटर इज़ डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम द रिवर्स फॉर सप्लीमेंटिंग द इरीगेशन इन द एरियाज क्लोज टू रिवर्स। तो इन जगहों पे नदियों से सीधा ही पानी जो है, जो इलाके नहरों के आसपास होते हैं वहाँ पे नदियों से सीधा ही पानी सीधा खेतों में उठाकर डाल दिया जाता है। टैंक्स का मतलब है तालाब। दीज आर स्मॉल स्टोरेज रेजर्वॉयर्स। ये जो तालाब होते हैं ये छोटे छोटे पानी को संजो के रखने वाले हम बोल सकते हैं कि
रेजर्वायर्स मतलब कि छोटे छोटे तालाब होते हैं जो पानी को अपने में इकट्ठा करके रखते हैं, विच इंटरसेप्ट एंड स्टोर द रन ऑफ स्मॉलर कैचमेंट एरियाज, जो कि छोटी छोटी जगहों से बहता हुआ पानी अपने अंदर इकट्ठा करके रख लेते हैं। फ्रेश इनिशिएटिव्स फॉर इंक्रीजिंग द वाटर अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर इंक्लूड रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटरशेड मैनेजमेंट। मतलब इसके अलावा खेती के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए हम और भी बहुत से तरीके अपना रहे हैं, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब जो बारिश का पानी आता है उसे भी इकट्ठा करके रखा जाता है। दिस इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अ स्मॉल चेक डैम्स विच लीड टू इंक्रीज द ग्राउंड वाटर लेवल्स। तो इसमें हमारे पास आता है कि जब पानी बहता है तो उस पर छोटे छोटे डैम बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से पानी ज़मीन के अंदर चला जाए और ज़मीनी पानी का जो स्तर है वो ऊपर बढ़े। द चेक डैम स्टॉप द रेन वाटर फ्रॉम फ्लोइंग अवे एंड ऑल्सो रिड्यूस द सॉइल इरोजन। ये जो चेक डैम्स बनाए जाते हैं इनकी वजह से जो बरसात का पानी है वो बहकर आगे नहीं निकलता और इसके अलावा मिट्टी का बहना भी रुक जाता है। अब हमारे पास है क्रॉपिंग पैटर्न्स, मतलब हमारी जो फसलें हैं उनके अलग अलग तरीके, फसलें लगाने के अलग तरीकों से हम किस तरह से अपना झाड़ बढ़ाते हैं या अपनी कमाई बढ़ाते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग द क्रॉप्स कैन बी यूज टू गिव मैक्सिमम बेनिफिट, मतलब हम अलग अलग तरीके की फसलें उगाते हैं जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा पैसे या मुनाफा हो। मिक्स्ड क्रॉपिंग इज़ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब होता है कि जब हम दो या दो से ज़्यादा फसलें एक दूसरे के साथ एक ही छोटे ज़मीन के टुकड़े पे उगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वीट एंड ग्राम, जैसे कि चना और गेहूँ, और वीट प्लस मस्टर्ड या फिर गेहूँ और सरसों, और ग्राउंडनट प्लस सनफ्लावर या फिर मूंगफली और सरसों। दिस रिड्यूसेस द रिस्क एंड गिव सम इंश्योरेंस अगेंस्ट द फेलियर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप्स। इसकी वजह से जो किसान होते हैं उन्हें अगर एक फसल खराब भी हो जाती है तो दूसरी फसल का सहारा रहता है। Intercropping is growing two or more crops simultaneously in the same field in a definite pattern. Intercropping का मतलब होता है कि दो या दो से ज़्यादा फसलें एक साथ एक ही खेत में किसी खास तरीके, किसी खास पैटर्न, मतलब किसी खास मेथड को प्रयोग करके उगाई जाती है। फ्यू रोज ऑफ वन क्रॉप अल्टरनेट विद द फ्यू क्रॉप्स ऑफ द सेकेंड क्रॉप, मतलब कुछ लाइनें जो हैं वो एक फसल की उगाई जाती हैं और अगली कुछ लाइनें दूसरी फसल की उगाई जाती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोयाबीन, मेज़ और फिंगर मिलेट, जैसे कि सोयाबीन हुआ, उसके साथ छल्ली हुई, उसके साथ बाजरा हुआ। दीज क्रॉप्स आर सिलेक्टेड सच दैट देयर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट। तो ये जो फसलें हैं वो इस तरह से चुनी जाती हैं कि उनके जो पोषक तत्वों की ज़रूरतें हैं वो अलग होती हैं। दिस इंश्योर्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स सप्लाइड। तो इसकी वजह से जितने भी हम मिट्टी में पोषक तत्व डालते हैं वो सारे पोषक तत्व अच्छे से प्रयोग में लाए जाते हैं। एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स पेस्ट एंड डिजीज फ्रॉम स्प्रेडिंग टू ऑल द प्लांट्स बिलोंगिंग टू वन क्रॉप इन द फील्ड। और इसका एक और फ़ायदा ये भी होता है कि इसकी वजह से किसी एक तरह की फसल को जो नुकसान होता है, मतलब किसी एक तरह की फसल में अगर कोई कीड़ा लगता है तो वो सिर्फ एक ही जगह पे सीमित रहता है, वो आगे पूरे खेत में नहीं बढ़ता। दिस वे द बोथ क्रॉप्स कैन गिव बेटर रिटर्न्स। तो इसी तरीके से दोनों फसलों से बहुत अच्छा झाड़ या बहुत अच्छा उत्पाद मिलता है। The growing of different crops on a piece of land in a pre-planned succession is known as the crop rotation। मतलब अगर हम किसी एक ही ज़मीन के टुकड़े पे बारी बारी से अलग अलग फसलें उगाते हैं तो इसे हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन, मतलब एक फसल को पकने में कितना समय लगता है, क्रॉप रोटेशन इज़ डन फॉर डिफरेंट क्रॉप्स कॉम्बिनेशन। तो क्रॉप रोटेशन मतलब फसलों की अदला बदली अलग अलग फसलों के कॉम्बिनेशंस के लिए की जाती है। द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड इरीगेशन फैसिलिटीज़ डिसाइड द चॉइस ऑफ द क्रॉप टू बी कल्टिवेटेड आफ्टर वन हार्वेस्ट। मतलब हमारे पास कितनी मौसम में नमी है, हमें कितनी सिंचाई की सुविधाएं अवेलेबल हैं, इसी के हिसाब पे ये निश्चित किया जाता है कि एक फसल के उगने के बाद कौन सी दूसरी फसल उगाई जाएगी। इफ़ द क्रॉप रोटेशन इज़ डन प्रॉपरली देन 2 और 3 क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन अ ईयर विद गुड हार्वेस्ट। मतलब अगर हम ये फसलों की अदला बदली सही ढंग से करें तो एक ही साल में हम 2 या 3 फसलें अच्छे से उगा सकते हैं और उनका उत्पादन भी बहुत अधिक मात्रा में कर सकते हैं। अब हमारे पास है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। मतलब अभी तक हम क्रॉप प्रोडक्शन यानी उसको उगाते हुए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, अभी तक हम वो पढ़ रहे थे, तो अब हम पढ़ेंगे
क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, मतलब अब जो हमारी फसल तैयार हो गई है या होने वाली है तो उसको हम किस तरह से बचाएंगे, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। फील्ड क्रॉप्स आर इन्फेस्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ वीड्स, इंसेक्ट, पेस्ट्स एंड डिजीजेस, मतलब जो हमारी फसलें हैं वो उन्हें उनमें बहुत ज़्यादा वीड्स होता है, न चाहने वाले, मतलब खरपतवार, ऐसे पौधे जिनकी ज़रूरत नहीं होती है। तो हमारी जो खेत में उगाई जाने वाली फसलें होती हैं उनमें कई इस तरह के पौधे उगते हैं, जैसे कि कई खरपतवार उगते हैं, इंसेक्ट, पेस्ट, उसके अलावा कई कीड़े मकोड़े होते हैं और कई बीमारियां भी हो सकती हैं। इफ़ वीड्स एंड पेस्ट्स आर नॉट कंट्रोल एट द अप्रोप्रिएट टाइम दे कैन डैमेज द क्रॉप्स, मतलब अगर हम इन खरपतवारों को या फिर हम कीड़े मकोड़ों को सही समय पे नहीं रोकेंगे तो इनकी वजह से हमारी फसल कमज़ोर हो सकती है। मच दैट मोस्ट ऑफ द क्रॉप इज़ लॉस्ट, और इस तरह भी हो सकता है कि हमारी फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाए। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स इन द कल्टिवेटेड फील्ड, मतलब जो वीड्स होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, ये वो पौधे होते हैं जो कि एक उगाई गई फसल में अपने आप उग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ज़ेंथियम, ज़ेंथियम इसी तरह का एक पौधा है। गोखरू, पार्थेनियम, इसके अलावा पार्थेनियम और गाजर घास जिसे कहते हैं, साइपराइनस रोटंडस, मोथा एक और पौधा जिसे मोथे के नाम से जाना जाता है। दे कम्पीट फॉर फूड, स्पेस एंड लाइट, क्योंकि ये पौधे अच्छी उगने वाली फसल जो होती है उसके साथ ज़मीन के पोषक तत्व भी लेते हैं, उसके अलावा जगह भी घेरते हैं और रोशनी भी ले लेते हैं, तो इसीलिए इनका ना होना ही खेतों में अच्छा है। वीड्स टेक अप द न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, ये जो खरपतवार होते हैं इनकी वजह से ये भी ज़मीन में से ज़रूरी पोषक तत्व ले लेते हैं और इसकी वजह से जो फसल होती है उसकी बढ़ोतरी रुकती है। देयरफॉर द रिमूवल ऑफ द वीड्स फ्रॉम द कल्टिवेटेड फील्ड्स ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ क्रॉप ग्रोथ इज़ एसेंशियल फॉर द गुड हार्वेस्ट, मतलब अगर हमें अपनी फसल का उत्पादन अच्छा चाहिए तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि हम समय समय पर अपने खेतों में से खरपतवार को निकालते रहें। जनरली इंसेक्ट पेस्ट्स अटैक द प्लांट इन 3 वेज, अक्सर जो कीड़े होते हैं वो 3 तरीके से हमारी फसलों पे हमला करते हैं। दे कट द रूट, स्टेम एंड लीफ, या तो वो जड़ों को काट के खा लेते हैं, या फिर वो तना काटते हैं, या फिर पत्ते काट लेते हैं। दे सक द सेल सैप फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इसके अलावा वो जो पत्तों के बीच में गूदा होता है उसे चूस कर खा लेते हैं। दे बोर इनटू द स्टेम एंड फ्रूट्स, इसके अलावा या तो वो तने में और जो फल लगता है उसके बीच में छेद कर देते हैं। दे दस अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द क्रॉप एंड रिड्यूस द यील्ड, तो इसकी इसी तरह से वो फसलों की सेहत पे बुरा प्रभाव डालते हैं और उसकी वजह से उत्पादन कम हो जाता है। डिजीजेज इन प्लांट्स आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस सच एज बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरस, इसके अलावा अगर हम बात करें तो पौधों में जो बीमारियां हैं वो बैक्टीरिया, फंगी या वायरस की वजह से होती है। These pathogens can be present in air and thus transmitted through soil, water and air, ये जो पैथोजेंस मतलब ये जो हमलाकारक बीमारियां होती हैं इनके विषाणु हवा में होते हैं और इसके अलावा मिट्टी, पानी और हवा से भी एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं। वीड्स, इंसेक्ट एंड डिजीजेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरियस मेथड्स, अगर हम देखें तो ये जो खरपतवार हैं, कीड़े हैं या बीमारियां, इन्हें अलग अलग तरीक़ों से फसल पर प्रभाव डालने से रोका जा सकता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड इज़ द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स विच इंक्लूड्स हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स, मतलब सबसे ज़्यादा जो अपनाया जाने वाला तरीका है वो है कीड़े मार दवाई डालना, जो कि हर्बिसाइड्स, मतलब हो सकता है कि वो दवाइयाँ पेड़ पौधों से बनी हों, इंसेक्टिसाइड्स कीड़े मारने वाली दवाइयाँ हों, और फंगिसाइड्स या फिर छोटे छोटे जो जीवाणु हैं उनको मारने वाली दवाइयाँ होती हैं। दीज केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप प्लांट्स और यूज्ड फॉर ट्रीटिंग सीड्स एंड सॉइल, यही जो दवाइयाँ हैं ये फसलों के पौधों पर छिड़की जाती हैं या फिर बीज और मिट्टी को सही रखने के लिए भी प्रयोग में लाई जाती हैं। हाउ एवर एक्सेसिव यूज़ ऑफ दीज केमिकल क्रिएट प्रॉब्लम्स, हालांकि जो ये दवाइयाँ होती हैं अगर हम इनको अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स मतलब मुसीबतें बढ़ सकती हैं। सिंस दे कैन बी पॉइजनस टू मैनी प्लांट्स, हो सकता है कि ये बाकी पौधों के लिए भी जहरीली हों, एंड एनिमल स्पीशीज़ और बाकी जानवरों के लिए भी नुकसानदायक होती हैं, एंड कॉज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, और इसकी वजह से वातावरण भी गंदा होता है। वीड कंट्रोल मेथड्स ऑल्सो इंक्लूड मैकेनिकल रिमूवल, मतलब जो खरपतवार हैं उन्हें निकालने के लिए सबसे
एक और तरीका भी अपनाया जाता है, मशीनों के द्वारा उसे निकाला जाता है। प्रिवेंटिव मेथड्स सच एज प्रॉपर सीड बेड प्रेपरेशन, टाइमली सोइंग ऑन क्रॉप्स, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन ऑल्सो विल हेल्प इन वीड कंट्रोल। इसके अलावा कई और तरीके बचाव के, जैसे कि सही तरीके से बीज उगाने के लिए सही तरीके से ज़मीन बनाना, उसके अलावा समय पे पौधों को लगाना या फिर फसलों को सही समय पे लगाना, फसलों को बदल बदल के लगाना और एक फसल के साथ दूसरी फसल उगाना, यही सब चीज़ें ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से हम खरपतवार का उगना रोक सकते हैं। सम अदर प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट पेस्ट्स आर यूज ऑफ रेजिस्टेंट वैराइटीज़ और समर प्लोइंग। इसके अलावा कुछ और तरीके हैं, जैसे कि रेजिस्टेंट वैराइटीज़, मतलब इस तरह की किस्में लगाना जिन पे कीड़े मकोड़ों का या इन सब चीज़ों का कोई असर ना हो, एंड समर प्लोइंग। इसके अलावा गर्मियों में पौधे लगाना, इन विच द फील्ड्स आर प्लोड डीप इन द समर्स टू डिस्ट्रॉय वीड्स एंड पेस्ट। समर प्लोइंग मतलब ऐसा तरीका जिसमें गर्मियों में जो खेत होते हैं उन्हें गहरा खोद कर उसमें गहरा हल चलाया जाता है, ताकि खरपतवार और जो कीड़े मकोड़े हैं वो सूर्य की गर्मी से अपने आप ख़त्म हो जाएं। अब हमारे पास आता है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स का मतलब है जब आपकी फसल तैयार हो जाती है तो तब आप जो हमारी उपज तैयार है हम उसको किस तरह से स्टोर करेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। स्टोरेज storage losses in agriculture produce can be very high। मतलब अगर हमारी जो फसल है हम उसे तैयार होने के बाद अनाज को अच्छे से नहीं संभाल के रखते तो उससे हमारा जो नुकसान है वो बहुत बड़ा भी हो सकता है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सच लॉसेस आर बायोटिक लाइक इंसेक्ट, rodent, फंगी, माइट्स एंड बैक्टीरिया एंड अबायोटिक। मतलब जो चीज़ें हमारी फसल को नुकसान पहुंचा सकती हैं, तैयार अनाज को नुकसान पहुंचा सकती हैं, वो बायोटिक भी हो सकती हैं, जैसे कि कीड़े मकोड़े हुए, फंगी हुई, या और अलग तरह के बैक्टीरिया हुए जो अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं। और अबायोटिक मीन्स इनएप्रोप्रिएट मॉइस्चर, मतलब उसमें ऐसी नमी होना जिस पे उसे स्टोर नहीं किया जा सकता। एंड टेम्परेचर्स एट द प्लेस ऑफ द स्टोरेज, या फिर जिस जगह उसे स्टोर किया जाता है वहाँ पे तापमान का कम होना या बहुत जितनी ज़रूरत है उससे अधिक होना। These factors cause degradation in the quantity, loss in weight and poor germinability। मतलब इनकी वजह से क्या होगा, डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी, हमारी जो फसल है उसकी जो गुणवत्ता है वो कम हो जाएगी, लॉस इन वेट, उसका वेट कम हो जाएगा, उसका भार कम हो जाएगा। इसके अलावा पुअर जर्मिनेबिलिटी मीन्स उसकी जो दोबारा उगने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। डिसकलरेशन ऑफ द प्रोड्यूस, अनाज का रंग खराब हो जाएगा, और लीडिंग टू पुअर मार्केटेबिलिटी, और ये सब चीज़ों की वजह से फसल आगे नहीं बिकेगी। These factors can be controlled by proper treatment and systematic management of the warehouses। इन सब चीज़ों को हम लोग तभी कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम फसल को अच्छा सा सही तरीके से उसको ट्रीट करें, उसमें सही तरीके से दवाइयाँ छिड़काव करें। इसके अलावा अगर हम अपने जो अनाज भंडार गृह हैं उन्हें भी अच्छे से संभाल के रखें। प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स आर यूज्ड बिफोर ग्रेन्स एंड स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर यूज। मतलब ये जो बचाव के तरीके हैं, ये कंट्रोल करने के तरीके हैं, ये सब हमें तब प्रयोग करने चाहिए जब हमें जो अनाज है उसे स्टोर करने से पहले इन सब तरीकों को अपनाकर ही उसे भंडार गृह में रखना चाहिए। दिस इंक्लूड स्ट्रिक्ट क्लीनिंग ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें आता है कि सबसे पहले जो आपका अनाज तैयार है उसे अच्छे से साफ़ किया जाए। प्रॉपर ड्राइंग ऑफ द प्रोड्यूस फर्स्ट। इसके अलावा फसल को अच्छे से धूप में डालकर अच्छे से सुखाया जाए, एंड देन इन शेड, और फिर उसे छाँव में भी सुखाया जाए। एंड फूमिगेशन यूजिंग केमिकल्स दैट कैन किल पेस्ट। इसके अलावा उस पर ऐसी दवाइयाँ छिड़की जाएँ जिससे कि अगर उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा है या फिर किसी भी कीड़े मकोड़े के हमले का उस पर कोई असर ना हो सके। अब हमारे पास आता है, यहाँ तक तो हमने पढ़ा अपने अनाज के बारे में, हमारे फूड रिसोर्सेज में जो अनाज है हमें उसे किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, ये हमारा यहाँ तक था। अब हमारे पास आता है एनिमल हस्बेंड्री, मतलब जो हमें जानवरों से खाने पीने की चीज़ें प्राप्त होती हैं हम उन्हें किस तरह से मैनेज करेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री इज़ द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइव स्टॉक। मतलब एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है वैज्ञानिक तरीके से जो हमारे पास जानवर हैं उनको संभालना। इट इंक्लूड्स वेरियस आस्पेक्ट्स सच एज फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिजीज़ कंट्रोल। इसमें क्या क्या बातें आती हैं, जानवरों को अच्छे से खाना देना, ब्रीडिंग, उनकी
किस्मों को आगे बढ़ाना, मतलब उनके बच्चे जब पैदा होते हैं वो, एंड डिजीज़ कंट्रोल, और उनकी बीमारियों को कंट्रोल करना। एनिमल्स बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड कैटल, गोट, शीप, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग। तो एनिमल बेस्ड, जानवरों पे जो बेस्ड फार्मिंग होती है, इसमें क्या आता है, जानवर जैसे कैटल हुआ, गाय भैंस हुई, गोट हुआ, बकरियाँ, शीप हुई, हमारी भेड़ें, इसके अलावा पोल्ट्री मीन्स मुर्गी पालन, एंड फिश फार्मिंग, और इसमें मछली पालन भी आता है। एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेज एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेज एज लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज, मतलब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है तो हमारा जो जीवन जीने का तरीका है वो भी बढ़ता जाता है। द डिमांड फॉर मिल्क, एग एंड मीट इज़ ऑल्सो गोइंग ऑन। तो इसकी वजह से हमारे यहाँ पे दूध की, अंडों की या मीट की जो डिमांड है वो भी बढ़ रही है। ऑल्सो द ग्रोइंग अवेयरनेस फॉर द नीड ऑफ ह्यूमेन ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक हैज़ ब्रॉट द न्यू इमिटेशन इन द लाइफ स्टॉक फार्मिंग। इसके अलावा जैसे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ती जा रही है कि किस तरह से हमें जानवरों को अच्छे से जानवरों को अच्छे से संभालना है, इसकी वजह से भी जो ये जो एनिमल हस्बेंड्री है, इसमें लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। दस लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन ऑल्सो नीड्स टू बी इम्प्रूव। तो इसी वजह से हमारे देश में जो जीव जंतुओं का पालन पोषण है, जो जानवरों का पालन पोषण है, उसकी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब सबसे पहले इसमें आता है कैटल फार्मिंग, मतलब जानवरों को पालना। तो आइए पढ़ते हैं। कैटल फार्मिंग, कैटल हस्बेंड्री इज़ डन फॉर टू पर्पजेज, मतलब जो जानवर हैं उनको पालना पोषना दो कारणों से किया जाता है। फॉर मिल्क एंड ड्रॉट लेबर फॉर एग्रीकल्चर वर्क, मतलब या तो हम उन्हें पालते हैं दूध के लिए, उनका दूध बेच कर पैसे कमाने के लिए, या फिर हम उसे पालते हैं खेती बाड़ी में काम करवाने के लिए, सच एज टिलिंग, इरिगेशन एंड कार्टिंग, मतलब बैलगाड़ियाँ चलाने के लिए, सिंचाई के लिए, या फिर हल चलाने के लिए। इंडियन कैटल बिलोंग टू टू डिफरेंट स्पीशीज़। भारत में अगर हम देखें तो जो हमारे जानवर हैं वो दो तरह के होते हैं, बोस इंडिकस काउस एंड बोस बुबलीज बफलोज। मतलब हमारे पास दो तरह के जानवर होते हैं, या तो वो गाय होती है या फिर बोस बफलोज बफलोज, या वो भैंसें होती हैं। मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स, मतलब जो ऐसी फीमेल जानवर जो कि दूध देती हैं उन्हें मिल्च एनिमल्स कहा जाता है। वाइल द वंस विच आर यूज फॉर द फार्म लेबर आर कॉल्ड ड्रॉट एनिमल्स, लेकिन जो दूसरे होते हैं जिन्हें हम खेतों में काम करने के लिए प्रयोग में लाते हैं उन्हें ड्रॉट एनिमल्स कहा जाता है। मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड्स टू सम एक्सटेंट ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द लैक्टेशन पीरियड। तो जो दूध का उत्पादन है वो डिपेंड करता है गाय भैंस के उस समय के लिए कि वो कितनी देर तक दूध देती है। मीनिंग द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर मीनिंग द पीरियड ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ द काफ, मतलब जब भी गाय या भैंस बच्चा देती है तो उसके बाद वो कितना समय दूध देती है, इसी पे दूध का उत्पादन निर्भर करता है। सो मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड, मतलब अगर हम दूध का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो जानवर है उसके दूध देने के समय को बढ़ाना होगा। एक्जॉटिक और फॉरेन ब्रीड्स आर सिलेक्टेड फॉर लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड्स, तो इसीलिए जो विदेशी किस्म की गाय या भैंसें होती हैं उन्हें ज़्यादा दूध देने वाले समय के लिए सिलेक्ट किया जाता है। वाइल द लोकल ब्रीड्स, जबकि यहाँ की जो गाय भैंसें होती है शो एक्सीलेंट रेजिस्टेंट टू द डिजीज़, तो जो यहाँ की लोकल, हमारे मतलब देश की जो लोकल गाय भैंसें होती हैं वो उन्हें ज़्यादा बीमारियाँ नहीं पकड़ती। द टू कैन बी क्रॉस ब्रेड टू गेट द एनिमल्स विद बोथ द डिजायर्ड क्वालिटीज़, तो इसीलिए दोनों किस्म के जो जानवर हैं उन्हें क्रॉस ब्रीडिंग करके इस तरह के जानवर पैदा किए जाते हैं जिनमें कि हमारे हिसाब के गुण हों। अब इसके बाद हमारे पास है, अब इसके अलावा हमें जिस बात का ध्यान रखना चाहिए वो है प्रॉपर क्लीनिंग एंड शेल्टर फैसिलिटीज़ फॉर द काउस एंड बफलोज आर रिक्वायर्ड फॉर द ह्यूमेन फार्मिंग एंड फॉर द हेल्थ ऑफ एनिमल्स। मतलब अगर हमें जानवरों को अच्छे से पालन पोषण करना है तो ये बहुत ज़रूरी है गाय और भैंसों का जो उनके शेड्स हैं उन्हें अच्छे से साफ़ किया जाए। और इसके अलावा
द प्रोडक्शन ऑफ द एंड द फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द क्लीन मिल्क एज वेल। अगर हम उनकी सेहत का अच्छे से ध्यान रखते हैं तो उसी वजह से साफ़ सुथरा दूध हमें मिलता है। एनिमल्स रिक्वायर रेगुलर ब्रशिंग टू रिमूव द डर्ट। इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि जानवरों को रेगुलर बेसिस पे हम अच्छे से ब्रश करके उनकी मिट्टी या जो जो भी गंदगी उनके शरीर पे लगी रहती है हम उसे अच्छे से साफ़ करें। एज दे लूज़ हेयर। इसके अलावा उनके बाल भी झड़ते हैं, उनके शरीर से मिट्टी भी उतरती है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम सही समय पे उन्हें ब्रशिंग करके समय समय पे साफ़ करते रहें। दे शुड बी शेल्टर्ड अंडर द वेल वेंटिलेटेड रूटेड शेड्स। इसके अलावा उन्हें इस तरह के शेड्स में रखना चाहिए जहाँ पे कि वो अच्छे से हवादार, जो उनके कमरे हैं वो अच्छे से और हवादार होने चाहिए। दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन, हीट एंड कोल्ड। और वो ऐसे हों कि जिनमें वो उन्हें बारिश से, गर्मी से और ठंड से बचा सके। द फ्लोर ऑफ द कैटल शेड्स नीड्स टू बी स्लोपिंग। इसके अलावा जो जानवरों के शेड होते हैं उनका जो फर्श है वो स्लोपिंग मतलब थोड़ा सा टेढ़ा होना चाहिए। सो एज टू स्टे ड्राई एंड टू फैसिलिटेट क्लीनिंग। ताकि वो जब भी मतलब वहाँ पे कुछ गीला हो तो वो पानी बहकर साइड पे चला जाए और वो उनकी जिस जगह पे वो खड़े या बैठे हैं वो जगह साफ़ सुथरी हो। द फूड एंड टू ताकि आसानी से चीज़ें साफ़ भी रहें। आई होप बच्चों अभी इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। कहीं फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कीप लाइकिंग माई चैनल। थैंक यू।